नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का अंतिम भाग 9 सुनाने जा रही हूँ। और मैं भाग 9 आरंभ करूँ इससे पहले भाग 8 की कहानी के बारे में संक्षेप में आपको बता देती हूँ। राम मोहन राय सेक्रेटरी ने स्वयं सुकुमारी को बुलाकर उसे बता दिया था कि उसके न रहने पर ग्रीष्मावकाश में किस तरह आदिनाथ आता था और कमला दत्त के साथ घूमने जाता था। इसके बाद सुकुमारी बहुत नाराज़ हुई और उसने आदिनाथ को तार देकर बुलवा भेजा और फिर उसी गिरजाघर में जाकर उस मस्तूल पर हाथ रखाकर उससे प्रतिज्ञा ली कि वो उससे ही शादी करेगा। उसके बाद वो दक्षिणेश्वर जाकर काली माँ के यहाँ भी उससे ये प्रतिज्ञा करवा के आई। इधर उसे कुछ उल्टियाँ होने लगी थीं, जिसे देखकर कमला दत्त को थोड़ा सा शक हुआ और फिर कमला दत्त ने सेक्रेटरी से उसे 1 महीने की छुट्टी देने के लिए दरखास्त किया और फिर आदिनाथ उसे लेने के लिए आया। तब सुकुमारी ने आदिनाथ के सामने ही कमला दत्त को काफ़ी बेइज्जत किया। इसके बाद दोनों कलकत्ता चले गए और वहाँ उन दोनों ने विवाह कर लिया और उस विवाह में स्कूल की सभी अध्यापिकाओं और कमला दत्त को भी निमंत्रण भिजवाया सुकुमारी ने, लेकिन कमला दत्त नहीं आई। बाद में पता चला कि कमला दत्त बहुत बीमार थी। वो उस गिरजाघर के उसी चबूतरे पर बेहोश पड़ी मिली थी जहाँ वो आदिनाथ के साथ कुछ देर उस दिन बैठी थीं। फिर जब कमला दत्त ठीक हुई तो स्कूल के कामों में और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई और फिर उसे सेक्रेटरी के घर और भी ज़्यादा जाना पड़ता था। और अब आगे कमला दत्त का वो सुडौल शरीर उस दिन सेक्रेटरी ने पहली बार देखा। कमला दत्त फाइल लिए काम दिखलाने आई थी। सेक्रेटरी ने कहा, सुना है सदय बाबू इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? कमला दत्त ने कहा, सुना तो मैंने भी है। सेक्रेटरी ने कहा, एक भी गार्जियन उससे वोट न दे पाए ये व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। कमला दत्त ने कुछ नहीं कहा। सेक्रेटरी ने फिर कहा, अपने आदमियों को छोड़कर कमेटी में बाहर का एक भी आदमी मैं नहीं रखना चाहता हूँ, ये तुम्हें बतलाए देता हूँ। फिर भी कमला दत्त के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। इसके बाद कुछ देर रुककर बाहर जाने को बढ़ ही रही थी कि हठात रुक गई। सेक्रेटरी ने कहा, कुछ कहना है? कमला दत्त ने इस बार नज़र उठाकर देखा, सीधी निष्पलक निर्भीक दृष्टि। सेक्रेटरी जैसे अवाक हो गए। कमला दत्त तो इस तरह कभी नहीं थी। और तभी उन्होंने देखा कमला दत्त का सांचे में ढला सुदृढ़ सुडौल और निर्भीक शरीर। शायद कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले कमला दत्त ने कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी? सेक्रेटरी जैसे फिर एक बार अपने कान से सुनना चाहते थे। हाँ, कुछ दिन की छुट्टी। सेक्रेटरी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। बोले, किसे चाहिए छुट्टी, तुम्हें या किसी और को? मुझे ही चाहिए। छुट्टी लेकर कहाँ जाओगी? कमला दत्त बोली, मेरे लिए जाने की जगह है। सेक्रेटरी ज़रा गंभीर हो गए। बोले, बाघ निसुंदीपुर? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और बाबा, उनका तो कोई पता नहीं। कमला दत्त ने कहा, नहीं, बाघ निसुंदीपुर छोड़कर भी मेरे जाने की जगह है। कहाँ? कमला दत्त बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप खड़ी रही। सेक्रेटरी ने कहा, बैठो कमला, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, शांति से ज़रा देर बैठो। कमला दत्त कुर्सी पर बैठ गई। सेक्रेटरी ने पहले ठंडे होकर ही समझाने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन है, इस समय तुम्हें छुट्टी कैसे दी जा सकती है? तुम्हारे ऊपर ही तो सारा भार है, तुम समझती क्यों नहीं हो? कमला दत्त ने कहा, मुझसे और नहीं होता। सेक्रेटरी ने कहा, हाँ तो हूँ, मैं तो हूँ, तुम्हारी सहायता करूँगा, जो काम तुमसे नहीं हो मैं कर दूँगा। कमला दत्त फिर भी चुपचाप बैठी रही। सेक्रेटरी ने कहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं समझ सकता हूँ। तुम भी तो मनुष्य हो, केवल मनुष्य ही क्यों, औरत की ज़ात हो। मशीन को भी आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय, इलेक्शन के समय? कमला दत्त चुप। सेक्रेटरी ने फिर कहा, तुम्हें छुट्टी ही तो चाहिए, लेना, बाद में ले लेना। जहाँ कहीं जाना हो जाना, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। कमला दत्त ने फिर कहा, नहीं, मुझे अभी ही छुट्टी चाहिए। सेक्रेटरी क्षुब्ध हो गए।
आखिर इतना साहस कमला दत्त में कहाँ से आ गया? बोले, फिर भी तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ। कहाँ जाओगी? कलकत्ते। कलकत्ते? कलकत्ते में कहाँ? कमला दत्त ने कहा, सुकुमारी के यहाँ। सुकुमारी कौन? सुकुमारी बसु, अपनी बंगला की टीचर। हाँ, उसकी शादी के समय नहीं जा पाई, इस बार जाना ही है। उन लोगों ने नया घर लिया है, मुझे बुलाया है। सेक्रेटरी चुप थे। काफ़ी देर तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर धीरे धीरे कहा, सब समझ गया, लेकिन ये स्कूल, ये कॉलेज, ये सब तो तुम्हारा ही है। इसकी जिम्मेदारी, एक दिन इसकी उन्नति अवनति, नेक नामी बदनामी सब तुम्हारे ही ऊपर निर्भर रहेगी। जिस दिन ये और भी बड़ा होगा, देश विदेश से बड़े बड़े लोग आएंगे, तब तुम्हारे ही तो नाम की जय जयकार होगी। सब तुम्हारा आदर करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन कमला दत्त कुछ नहीं बोली। राममोहन सेन फिर कहने लगे, अगर ये बात ना होती तो और 5 लड़कियों की तरह तुम्हारी भी शादी कर देता। जिस तरह मानू, भानु, सानू, पानू सभी नून तेल लकड़ी लिए दिन काट रही है, तुम भी काट लेती। कुछ भी झंझट नहीं था, आफत नहीं थी। कमला दत्त अभी भी चुप थी। सेक्रेटरी ने कहा, रात हो रही है, अब तुम घर जाओ। कमला दत्त उठी, धीरे धीरे जाने लगी। सेक्रेटरी ने कहा, रुको। फिर पास जाकर कहा, सीधी घर जाओगी और कहीं भी नहीं, समझी? सीधी घर। तुम्हारा मन ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, बाहर आकर गाड़ीवान से भी कह दिया, बड़ी दीदी मुनी को सीधे स्कूल ले जाओ और कहीं भी मत रुकना, सीधे स्कूल, समझे? गाड़ीवाल ने सलाम करके कहा, अच्छा हुजूर। इसके बाद कमला दत्त ने गाड़ी में आकर जंगले दरवाजे बंद कर लिए। तब जाकर कहीं निश्चिंत हुए राममोहन। उस दिन शनिवार था। ग्रीष्मावकाश हो चुका था। काफ़ी दिन पहले ग्रीष्मावकाश के दिनों ऐसे ही एक शनिवार की बात है। सेक्रेटरी नहीं थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, तब कॉलेज नहीं हुआ था। तब जो थे उनमें से बहुत से लोग अब नहीं हैं, लेकिन फिर भी सब कमला दी कहते नहीं थकते। दफ्तर में प्रिंसिपल कमला दत्त बैठी है। सभी छात्र तथा अध्यापिकाएं अपने अपने घर जा चुकी हैं। तभी डाकिया आया। रोज ही आता है। ज़्यादातर बेकार चिट्ठियाँ कुछ काम की थीं। अचानक एक चिट्ठी की लिखावट देख हृदय धक धक करने लगा। लिखी थी आदिनाथ ने। तीसरे लड़के के अन्नप्राशन का निमंत्रण। लिखा था, किसी बार भी तो नहीं आई, हर बार ही हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं, इस बार ज़रूर आइएगा। अगर कोई असुविधा हो तो मैं खुद भी लेने आ सकता हूँ। अंत में सुकुमारी ने भी जोड़ दिया था, कमला दी अगर इस बार भी नहीं आई तो समझूंगी आप मुझसे नाराज़ हैं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते हठात लगा जैसे कोई पास के दरवाजे से छिप छिप कर देख रहा है। कमला दत्त ने कहा, कौन हो तुम? तभी कालो की माँ आई। बोली, मैं हूँ बड़ी दीदी मुनी। तो छिप छिप कर क्या देख रही है? छिप कर देखने का क्या है यहाँ? मैं कोई शेर चीता हूँ जो खा जाऊंगी? कालो की माँ सकपक आ गई। बोली, मैंने तो कुछ देखा नहीं। मतलब? मैंने देखा तुम झांक रही थी और अब ना कर रही हो। कालो की माँ चुप हो गई, लेकिन कमला दत्त का मन बहुत खराब हो गया। आजकल प्रायः ही कालो की माँ को इस तरह झांकते देखा है, जैसे कुछ संदेह हो, जैसे पहरा दे रही हो, जैसे एकदम नज़र बंद करके रखा हो। कल सुकुमारी के लड़के का अन्नप्राशन है। यहाँ से किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ कमला दी को आने को लिखा है। ऐसा सुयोग शायद फिर नहीं मिलेगा। सुबह की ट्रेन से अगर जाए तो शाम तक आसानी से लौट आएगी। दूसरे दिन सुबह ही कमला दत्त ने कालो की माँ को बुलाया। कहा, एक चिट्ठी तुम्हें सेक्रेटरी के घर ले जानी होगी। इतनी सुबह सुबह कैसी चिट्ठी दीदी मुनी? लिखा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज सुबह सेक्रेटरी के घर नहीं जा पाऊंगी। यही, हाँ, और सुबह इस समय में कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मुझे तंग मत करना। कालो की माँ के जाते ही कमला दत्त ने जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक ठाक किया। वैसे ले जाने को था ही क्या, आने जाने के लायक कुछ रुपए, बस।
सुकुमारी के पहले और दूसरे लड़के के समय गले की जंजीर और चूड़ियां देना तो हो ही चुका था। अब देने लायक कुछ नहीं था। चांदी के 10 या 20 रुपयों से ही काम चलाना पड़ेगा। खाली हाथ जाना ठीक नहीं। सारा हॉस्टल खाली पड़ा था। कहीं भी जन प्राणी का नाम नहीं। सिर्फ इमारत के एक कोने में जमादार की कोठरी थी। दफ्तर में अच्छी तरह से ताला लगा दिया। वहाँ पर बहुत से मूल्यवान कागज थे। टाइपराइटिंग की मशीन थी। स्कूल फंड के कुछ रुपए और कुछ चेयर टेबल। कमला दत्त के अपने कमरे में भी अब क्या रहा था? सोने की कोई चीज़ तो अब थी नहीं। ट्रंक में अब सिर्फ कुछ मिल और ताँत की साड़ियाँ थीं, वे भी सादी और सस्ती। और अध्यापिकाओं के कमरे में भी ऐसा कुछ नहीं था। जो था भी सब अपने अपने साथ ले गई थीं। पहरा देने लायक कीमती चीज़ कोई भी नहीं थी। लेकिन और एक समस्या थी। घर पहचान पाएगी? कभी भी अकेली कलकत्ता नहीं गई थी। 1-2 बार गई भी तो सेक्रेटरी के साथ टैक्सी में, फिर काम हो जाने पर सेक्रेटरी के साथ ही लौट आती। जो भी हो, फिर भी कमला दत्त को क्या हुआ पता नहीं। नशे में शायद ऐसा ही होता है। यही छुट्टी का नशा, निषिद्ध काम को करने का नशा। निषिद्ध काम में शायद ऐसा ही आनंद होता है। और इसी के लिए शायद सुकुमारी हर शनिवार को आदिनाथ के साथ कलकत्ते भागती थी। आज जैसे सुकुमारी का नशा कमला दत्त पर चढ़ा था। शायद सुकुमारी से छूत लगी है। वहाँ से भाग जाएगी, दूर, बहुत दूर, फिर कभी भी नहीं लौटेगी। वो शहर के किसी निर्जन भाग में एक छोटा सा कमरा लेकर निर्लिप्त, निरभिमान और शांत जीवन गुजारेगी। इतने दिन तक मनुष्यत्व के साथ उसका जो भेद है, जिसको उसने सबसे छुपा कर रखा, मुझ में सब और सब में मैं का जो रोड़ा था, वो शायद अब समाप्त होगा। आदिनाथ की बातें याद आ रही थीं। पत्नी बनने की कोशिश कीजिए, पति मिलेगा। बहन होने की कोशिश कीजिए, भाई मिलेगा। माँ होने की कोशिश कीजिए तो संतान मिलेगी। आप एक वास्तविक नारी बनकर रहिए। और मैं कुछ भी नहीं चाहता। स्कूल से निकलकर अकेली ही कब सड़क पर आ पहुंची थी, ख्याल ही नहीं था। रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं थे। माथे को साड़ी से ढके कमला दत्त रास्ते पर आ पहुंची थी। ये बात जैसे उससे खुद को आश्चर्यजनक लग रही थी। ये बात आखिर हुई कैसे, ये सोच नहीं पा रही थी। अचानक उसे देखकर सुकुमारी ज़रूर ही खूब आश्चर्यचकित होगी। आदिनाथ के चेहरे का भी ध्यान हो आया। उन लोगों की शादी पर नहीं जा पाई थी। आज सुकुमारी को आशीर्वाद दे आएगी, कहेगी सुखी रहो। फिर सुकुमारी शायद उन दिनों की बातें फिर से याद कर आएगी। कहेगी, कमला दी, आप तो इनके साथ मिलने को मना करती थी। तुम ही तो कहती थी इसमें कल्याण नहीं है। तुम्ही ने तो कितना रोका, नाराज़ हुई। आज देख जाओ हम कितने सुखी हैं, कितना मंगल हुआ है, कितना कल्याण हुआ है। हम लोगों ने ज़रा भी बुरा नहीं किया। सुकुमारी कहेगी, जब तक नौकरी करती थी उस समय मेरा स्वास्थ्य कितना ख़राब था। आज शादी के बाद देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरा रंग कितना साफ निकल आया है। सुकुमारी और भी कहेगी, तुम्हारे पास मैं सिर्फ शिक्षिका ही थी और अब देखो मैं माँ बन गई हूँ। तुम्हारी तो एक भी बात ठीक नहीं निकली कमला दी, तुमने सब झूठ ही कहा था। फिर सुकुमारी अपना घर दिखलाएगी। ये मेरी रसोई है, वो सोने का कमरा है, ये बैठक और पूजा घर। और कमला दी, ये है मेरे छात्र, ये बड़ा लड़का, मझला और छोटा। सब देख सुनकर कमला दत्त कहेगी, तुम लोगों को सुखी देखकर मैं बहुत खुश हूँ सुकुमारी। उस दिन मेरी ही भूल हुई थी। मैंने तुझे जो कुछ भी उपदेश दिए सब झूठे, सब बेकार की बात। मैंने गलती की थी, मुझे ईर्ष्या हुई थी। तू विश्वास रख। मौका मिलने पर आदिनाथ शायद पूछेगा, फिर कभी उस पोर्चुगीज़ चर्च की ओर घूमने गई क्या? कमला दत्त कहेगी, हाँ गई थी। आदिनाथ पूछेगा, क्या देखा? कुछ नहीं। आपका लिखा वो नाम वहाँ नहीं है, वो मिट गया है। और अगर ना मिटा हो तो मिट जाना ही ठीक है। इसी से मैं खुद जाकर एक दिन मिटा आई थी। क्यों? इसलिए कि अनजाने में जो कुछ किया था होश में आने पर वो सह नहीं हुआ। ये आपसे किसने कहा कि अनजाने में आपने गलत काम किया था? आप खुद अपने मन को ही ठीक से पहचान नहीं पाई।
अपने को क्या सभी पहचान पाते हैं आदिनाथ बाबू? जरूर, मगर पहचानने की कोशिश ही नहीं की। आप तो अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये क्या मेरे जन्म लग्न का फल है? बाबा कहते थे। इस पर आदिनाथ शायद ठठा कर हंस पड़ेगा, कहेगा, अच्छा बतलाइए, सुबह सूर्य उगता है इसलिए हमारी नींद खुलती है, या हमारी नींद खुलने का समय होता है तब सूर्य उगता है? कमलादत्त कोई जवाब देने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले ही आदिनाथ कहेगा, उत्तर इतनी जल्दी ना दीजिए, ये सवाल इतना सरल नहीं है। सहज क्यों नहीं है? अगर इतना ही सरल होता तो आपको कष्ट ही किस बात का था? प्रकृति के नियम को तो आप मानती नहीं हैं। नियम ही आपके लिए बेनियम है, उसका गुणगान और करना नहीं होगा। प्रकृति तो आदिनाथ नहीं है कि सहज ही में छोड़ देगी। मैंने गिरजा के चबूतरे पर ही आपको छोड़ दिया था, लेकिन वो अपना हिसाब पाई पाई वसूल करेगी। वो न तो आदमी देखती है न औरत, उसका बाकी वो लेकर ही छोड़ेगी। लेकिन सेक्रेटरी तो कहते हैं लाभ ही बड़ा है, हिसाब कुछ भी नहीं। अगर लाभ हो तो हिसाब में भूल रहने पर भी कोई हानि नहीं। लाभ में है ऊपर दूसरी मंजिल पर रहने वाला। ऊपर जाने के लिए नीचे दरबान को भूलने से नहीं चलने का। उसी दरबान का नाम है हिसाब। इसी का मतलब है नियम। नियम किस बात का? यही कि मैं आपको अच्छा लगा या एक दिन आप मुझे अच्छी लगी थी। ये नियम आपने उस दिन तो माना नहीं था। लेकिन अभी भी तो समय है। नहीं, और समय नहीं है। क्यों? लग्न पार हो चुकी है। प्रकृति का मिजाज ही ऐसा है। एक बार लग्न पार हो जाने पर वो फिर नहीं आती, लौटती नहीं है। लेकिन मैं तो लौटने के लिए नहीं आई हूं आदिनाथ बाबू। अचानक जाने कैसा शोर होने लगा और कमलादत्त अपने ख्यालों से बाहर निकली। ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। टिकट तो ले ही चुकी थी। इस बार ख्याल रखना होगा। घूंघट ठीक कर कमलादत्त तैयार हो गई। समय है, अभी भी समय है। अभी भी लग्न पार नहीं हुई है। ये रही बड़ी दीदी मुनी, यहाँ है। ये क्या कालू की माँ, तुम यहाँ? तुम्हें तो बतलाया नहीं था, तुमसे तो कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अचानक सामने आए सेक्रेटरी राम मोहन सेन। आप? सेक्रेटरी ने कहा, यूनिवर्सिटी से एक चिट्ठी आई है, ये देखो, इसीलिए तुमसे कुछ परामर्श करना था। कमलादत्त ने कहा, कहिए। सेक्रेटरी बोले, 1 मिनट में तो ये सब कहा नहीं जा सकता, और भी कुछ काम था। तब स्कूल ही चलिए या आपकी कचहरी? राम मोहन सेन ने कहा, इलेक्शन के संबंध में तुमसे कई बातें कहनी थी। मैंने सदय बाबू की नामजदगी को रद्द करने का प्रबंध कर लिया है। फिर जरा रुककर बोले, हमारी उस चिट्ठी के बारे में यूनिवर्सिटी वालों ने क्या कहा जानती हो? कालो की माँ ने तब तक गाड़ी बुला ली थी। बात करते करते सेक्रेटरी ने कमलादत्त को गाड़ी में चढ़ा लिया और उधर कलकत्ते जाने वाली ट्रेन धड़ धड़ करती जुबली ब्रिज पार कर रही थी। गाड़ी में पहले कमलादत्त चढ़ी, फिर कालू की माँ को चढ़ने का इशारा किया राम मोहन सेन ने। सबसे बाद में खुद चढ़े। चढ़कर अच्छी तरह से दरवाजे बंद कर लिए। गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन गाड़ी के पहियों की आवाज़ को दबाती ट्रेन की आवाज़ अभी भी आ रही थी। सेक्रेटरी ने कहा, तुम्हें शायद नहीं मालूम, कमेटी ने तुम्हारे वेतन में और 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। कमलादत्त सिर्फ उनके चेहरे की ओर ताकती रही, कुछ भी जवाब नहीं दिया। सेक्रेटरी ने कहा, हम लोगों ने ठीक किया था कि तुम्हारा जो काम है उसे देखते हुए तुम्हारा वेतन बहुत ही कम है। फिर भी वो आंखें फाड़े सेक्रेटरी की ओर देख रही थी। सेक्रेटरी ने कहा, सोचता हूँ तुम लोगों के हॉस्टल की इमारत बहुत छोटी है, पास में एक और बड़ी सी इमारत बनवानी होगी। कर्मचारी बढ़ रहे हैं, छात्राएं भी पहले से काफ़ी अधिक हो गई हैं। मीटिंग में कमेटी के सामने ये बात उठाऊंगा। अचानक तभी कमलादत्त बोल उठी, जरा सा पानी होगा? पानी? सिर्फ कालो की माँ ही नहीं, सेक्रेटरी भी ये सुनकर हैरान रह गए। पूछा, पानी? प्यास लगी है?
पानी पीना है क्या? कमला दत्त ने कहा। नहीं। कमला दत्त ने फिर कहा, जरा सा पानी दीजिए ना। इसके साथ ही कमला दत्त को लग रहा था ट्रेन जैसे उसके सिर के ऊपर से धड़ धड़ करती जा रही है। एक एक पहिया निकलता है और हर बार जैसे उसके सिर के हजारों टुकड़े करके निकल जाता है। हर क्षण उसकी मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु, जिससे उसे कोई छुटकारा नहीं। सेक्रेटरी ने फिर पूछा, पानी का क्या होगा? लेकिन कमला दत्त को लग रहा था, एक घोड़ा गाड़ी, गंगा ताई, वे लोग खूब सुखी हैं। तेल, नून, लकड़ी और गृहस्थी तुम्हारे लिए नहीं है, हम लोग सेवा करने आए हैं। देख बेटी देख, कैसे सुख में हूँ, सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें कहते हैं वर्जिन मेरी, गुरु माँ, सजेगी क्यों नहीं? औरत की जात बिना गहने पहने अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ। सुकुमारी, उसमें मंगल नहीं है, कल्याण नहीं है। उसका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, उसके भाग्य में सुख नहीं है, शनि की दशा है। मैं क्या कर सकता हूँ? सारे दिन क्या बातें करती हो तुम लोगों की ऐसी क्या बातें हैं? ना, आप समझा कर कहिए। अगर कभी आप पत्नी हो सकती हैं, माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, आप साधारण औरत ही हैं। आपके लिए ही है ये स्कूल, कॉलेज, डिग्री। और तो पानू, मानू, भानु उनके लिए है पति, उनके लिए है लड़के लड़की, उनके लिए ही है। कुलाचार, बड़ी तकलीफ होती है। वो है सिस्टर निवेदिता, नाइटिंगेल, और वो कमला दत्त, वही। सेक्रेटरी ने देखा कमला दत्त अपने आप से न जाने क्या बड़बड़ा रही थी। फिर पूछा, पानी का क्या होगा कमला? गाड़ी के चक्के से सारा माथा फट गया है, खून खून, हाथ भी खून से सन गए हैं। उफ उफ, लोग क्या कहेंगे? सेक्रेटरी ने कहा, कमला पानी का क्या करोगी? कमला दत्त बोली, पानी के बिना कैसे साफ करूंगी? कमला दत्त तब भी सोच रही थी, आत्मोत्सर्ग के हिज्जे करो तो। ठीक ठीक, कमला दत्त ने मुझे 2 क्षण के लिए शांति दी थी। याद रखने लायक क्या आपके जीवन में कुछ घटा ही नहीं? आधी रात को नींद टूटने पर क्या करती हैं? आप पिंजरे की चिड़िया हैं, फिर से जंगली चिड़िया बन जाइए ना। वो लिखा रहने दीजिए, आप 1 मिनट के लिए भी कभी नारी रही थीं। ये इसी बात की साक्षी रहेगा। सेक्रेटरी अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कालू की माँ भी जैसे हतवाक हो गई थी। कमला दत्त को वो पकड़े बैठी थी, जैसे उसके ना पकड़ने से दीदी मुनी गिर पड़ेगी। गाड़ी उस समय भी धड़ धड़ करती चली जा रही थी। सेक्रेटरी ने कहा, क्या हुआ है कमला तुम्हें? कमला दत्त ने कहा, जरा सा पानी दीजिए ना। पानी क्या करोगी, पियोगी? कमला दत्त ने कहा, नहीं। तब हाथ धोऊंगी। सेक्रेटरी फिर भी कुछ समझ नहीं पाए, बोले, हाथ क्यों धोओगी, हाथ में क्या लगा है? कमला दत्त ने कहा, खून। कहकर आदिनाथ रुका, बोला, उधर मैं कमला दत्त की चिट्ठी पाकर हावड़ा स्टेशन पर खड़ा था। एक के बाद एक ट्रेन आ रही थी और जा रही थी। कमला दत्त का पता नहीं। उस समय मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो तो बाद में सब पता लगा कि कमला दत्त को सेक्रेटरी ने रोक लिया था। फिर ज़रा रुककर उसने मुझसे कहा, इसके बाद जब भी हम लोगों के कोई हुआ, सुकुमारी ने हर बार कमला दी को निमंत्रण भेजा। कमला कभी रुपए तो कभी कोई गहना भेज देती। मैंने भी कई बार सोचा कि एक बार हुआऊं, जाकर कमला दत्त से मिलाऊं, अथवा गिरजे के उसी चबूतरे पर देख आऊं कि कमला दत्त के हाथ का लिखा मेरा नाम अभी भी उतना ही स्पष्ट है या नहीं। लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाया। मेरा व्यापार भी धीरे धीरे अब काफ़ी बढ़ गया था और शायद उम्र के साथ साथ मन भी बदल गया था। कमला दत्त के प्रसंग को इसी तरह आहिस्ते आहिस्ते प्रायः भूल ही गया। मैंने पूछा, और स्कूल? आदिनाथ बोला, कहा तो कि वो स्कूल बाद में कॉलेज हो गया। कमला दत्त ने और भी 3 विषय में एमए पास किया। वो अब कॉलेज की प्रिंसिपल थी। संक्षेप में इस बीच बहुत कुछ बदल गया था। फिर काफ़ी दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। कई साल तो आसाम के जंगलों में ही कट गए। व्यवसाय में सभी कुछ भूल गया था। जवानी की वो आंखें ही बदल गईं। फिर तो चश्मा वश्मा लगाकर प्रायः बूढ़ा ही हो गया। लड़की की शादी की चिंता अलग सवार थी सर पर।
इसी बीच एक दिन ट्रेन में काछड़ा जाते हुए एक आदमी से परिचय हुआ। बातचीत से मालूम हुआ कि वो हुगली के रहने वाले थे। उन्हीं से पूछा, हुगली स्कूल की प्रधानाध्यापिका कमला दत्त को जानते हैं क्या? वो नहीं पहचान पाए। इसके बाद मैंने पूछा, राम मोहन सेन, उन्हें पहचानते हैं? राम मोहन सेन को वो पहचान गए। उस ओर उनका बड़ा नाम था। कहने लगे, अरे वो तो बड़े दानी आदमी है महाशय, अखबार में भी उनका नाम जब तब निकलता रहता है। कमला दत्त के बारे में मैंने उस दिन आखिरी बार कुछ सुना था, लेकिन इसके बाद करीब 2 साल पहले अचानक कमला दत्त की एक चिट्ठी मिली। मैं उस समय डुआस में था। चिट्ठी दफ्तर के पते पर थी। 10-12 जगह घूमकर वो चिट्ठी प्रायः 1 महीने बाद मुझे मिली। उस चिट्ठी में कमला दत्त ने मुझसे एक अनुरोध किया था। हमारे एक लड़के को वो दत्तक लेना चाहती थी। कमला दत्त ने लिखा था, जीवन में बहुत से स्वप्न, बहुत सी कल्पनाएं थीं। सारे स्वप्न किसी के भी सफल नहीं होते। फिर भी कह सकती हूँ कि मेरी एक साध कुछ अंश में पूरी हुई है। आज आपसे एक विशेष अनुरोध है आदिनाथ बाबू। अपनी इस उम्र के सहारे के रूप में आपके एक लड़के का पालन पोषण करना चाहती हूँ। दत्तक के रूप में मैं अपने मन के मुताबिक उसका पालन करूँगी। आदि आदि। उत्तर में मैंने लिखा, मैं जल्दी ही कलकत्ते जा रहा हूँ, पहुँचकर इसकी व्यवस्था करूँगा। लेकिन इसके बाद करीब 1.5 साल तक कलकत्ते जा ही नहीं पाया। तरह तरह के कामों में बुरी तरह फंसा था। फिर ज़रा रुककर आदिनाथ ने कहा, फिर कलकत्ते आया, लेकिन वो बात मेरे ध्यान में ही नहीं आई। आज बात करते करते अचानक सब फिर से याद आया। आज सोच रहा हूँ दोपहर की ट्रेन से बैंडल जाकर कमला दत्त से मिलाऊं। फिर ना जाने क्या सोचकर बोला, चलोगे मेरे साथ? चलो ना, कमला दत्त को देखा ना। पता नहीं, शायद कमला दत्त की कहानी सुनकर कैसी एक उसे देखने की मन में इच्छा ही हो आई। आज की कमला दत्त को देखकर शायद पहले की कमला दत्त का कोई आभास कर पाऊं। कह दिया, चलूंगा। इतने दिन बाद आज कमला दत्त की कहानी लिखते लिखते न जाने क्यों मन बार बार उचट जाता है। पहले भी कई बार कोशिश की, लेकिन लिख ही नहीं पाया। 2-1 पंक्ति लिखने के बाद ही रुक जाना पड़ा। लिखी पंक्तियां काट देता। फिर तो करीब करीब कमला दत्त के प्रसंग को भूल ही गया था। लेकिन उस दिन अचानक फिर याद आ गया। याद आने का भी एक कारण था। लिखते लिखते आज बार बार वही बात याद आ रही है। उस दिन घटनावश कलकत्ते के एक बालिका विद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह में जा पहुंचा। अचानक देखा सभापति के आसन पर बैठे थे राम मोहन सेन। पास बैठे एक सज्जन ने भी कहा, उन्हीं का नाम है श्री राम मोहन सेन। आदिनाथ के धीरोदात्त नायक राम मोहन सेन। अच्छी तरह से देर तक देखा। क्या प्रशांत और श्रीवान चेहरा था। उम्र हो गई है, फिर भी स्वास्थ्य बनाए रखा है। सिर पर तरतीब से सवरे खिचड़ी बाल, कंधे पर पटरी की चादर, चुन्नर की धोती और गिले किया कुर्ता। उनके आसपास आगे पीछे असंख्य महिलाओं की भीड़ थी। साथ ही फिर से पुरानी बातें याद आने लगी। आदिनाथ की कहानी याद आई, सुकुमारी याद आई। आदिनाथ व्यापार करके और भी धनी हो गया है, घर बनाया है, गाड़ी ले ली है। सुकुमारी सुगृहिणी हो गई है। एक दिन घर से अलग हो गया था, अब फिर सब ठीक हो गया है। राम मोहन सेन मोशाई उस समय गंभीर वाणी में अपना भाषण दे रहे थे। मोहल्ले मोहल्ले में हमें ऐसी संस्थाएं शुरू करनी होंगी। हर एक ग्राम में ऐसे ही आश्रम खोलने होंगे। यहाँ हम सब सेवा करने आए हैं। मनुष्यत्व लाभ की दुस्साध्य साधना। संसार में हम अक्षय संपत्ति का अधिकार लेकर आए हैं। विधाता के दिए इतने बड़े दान को, इतनी सामर्थ्य को बेकार खोकर हमें उसका उपहास नहीं करना है। इस महान उद्देश्य को एक ओल कर नून तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे याद आई काफ़ी दिन पहले की घटना। दोपहर की ट्रेन से हम दोनों ही बैंडल के लिए रवाना हुए। जाकर दुखांत कुछ देखना होगा, यही आशंका थी। लेकिन वो इतना भयानक होगा ये नहीं सोचा था। सोचा था अगर किसी दिन कमला दत्त को लेकर कहानी लिखूंगा तो उस कहानी में यही बात कहूँगा कि हमारी अंतर प्रकृति में एक चिरंतर नारी का वास है। पुरुष और नारी दोनों के अंतर में ही है।
वो कहती है मैं ज्ञान नहीं मानती, परमार्थ नहीं मानती, ख्याति नहीं मानती। समस्त विश्व की निधि के बदले में जो चाहती हूँ वो है परमामृत। वो कहती है ख्याति और सम्मान काफ़ी पाया है, वो केवल दूरत्व की ही सृष्टि होती है। अर्थ या संपत्ति भी नहीं चाहती, क्योंकि उसमें केवल विच्छिन्नता का भय है। मैं सिर्फ प्रेम चाहती हूँ, शुद्ध प्रेम। कारण ज्ञान उसमें सिर्फ सोचना ही होता है, लेकिन प्रेम वो मिलन कराता है। याज्ञवल्क्य से, मैत्रेयी से धन संपत्ति नहीं मांगी, मांगा था प्रेम का वो परम मंत्र। लेकिन जो इस प्रेम का एक कण भी नहीं पाता, जिसके जीवन में प्रेम की पवित्र लग्न कभी आई ही नहीं, जिसे जबरदस्ती परमामृत से वंचित किया गया, उसी का नाम है कमला दत्त। सोचा था कहानी में इसी बात को विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जाकर आंखों से जो कुछ देखा उसके बाद कहानी लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बैंडल स्टेशन के पास ही पीपल का वो पेड़ आज भी वैसे ही खड़ा था, लेकिन स्कूल का नाम लेते ही गाड़ीवान ने कहा, स्कूल तो कभी का बंद हो चुका है हुजूर। फिर भी गए, लेकिन स्कूल के सामने पहुंचने पर भीतर या बाहर कहीं भी किसी जीवित प्राणी का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। आदिनाथ ने कहा, चलो सेक्रेटरी के घर चले, वहां पहुंचकर शायद कमला दत्त का कुछ पता चले। सेक्रेटरी के छोटे लड़के बाहर आए। शिशु मोहन सेन बोले, कमला दी, कमला दत्त, आप लोग उनसे मिलेंगे? फिर न जाने क्या सोचकर पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोगों की बात सुनकर कहा, अच्छा आइए मेरे साथ। स्कूल के सामने पहुंचकर उन्होंने सदर दरवाजे का ताला खोला। हम लोग अंदर गए। खाली इमारत, अंदर चारों ओर घास और तरह तरह के पौधे उगाए थे। आदमी के रहने का कहीं कोई निशान नहीं था। फिर अंदर जाकर एक और कमरे का दरवाज़ा खोला। शिशु मोहन बोले, वो देखिए उधर। अच्छी तरह से देखने की कोशिश की। लगा खिड़की दरवाजे बंद कमरे में टेबल के पास जैसे एक मूर्ति निश्चल बैठी है। हम लोगों को देखते ही उठकर सामने आ गई। सर के बाल आधे पक गए थे। काफ़ी दिनों से बालों में तेल नहीं पड़ा था। आदिनाथ ने धीरे से कहा, कमला दत्त। कमला दत्त तब तक हम लोगों के पास आ गई थी। कुछ देर हम लोगों के चेहरे की ओर न जाने क्या देखती रही, फिर बोली, आप लोग कलकत्ते से आए हैं? आदिनाथ ने कहा, हाँ। कमला दत्त ने फिर कहा, हम लोगों का कॉलेज देखने आए हैं ना? आप लोगों के लिए ही मैं बैठी थी। हाँ तो आइए मेरे साथ। फिर हम लोगों को साथ लेकर बाहर आई। वहाँ भी कोई नहीं था। ईंट, चूने, बालू के स्तूप अभी भी वैसे ही खड़े थे। कुछ ने उगकर जगह को और भी भयानक बना दिया था। कमला दत्त की ओर तिरछी नज़र से देखा। प्राणहीन दो कठोर आंखें, चेहरे पर भी अस्वाभाविक रुक्षता, सारा शरीर कृश। वहाँ खड़े होकर कमला की वो प्रतिमा देखकर जैसे डर लगने लगा। कमला दत्त ने सामने की ओर उंगली से इंगित करके कहा, वो देखिए पूर्व में जो खुली जगह देख रहे हैं, वहाँ हम लोगों की केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्रयोगशाला होगी, और उसके पास ही होगा फिजिकल कल्चर जिम्नाज्म। और वो खाली मैदान देख रहे हैं ना, उसमें बनेगा एक काफ़ी बड़ा हॉल। किसी मशहूर व्यक्ति के आने पर उसका वहाँ भाषण होगा। और अभी जैसे ये कॉलेज है, लेकिन एक दिन इसे यूनिवर्सिटी बनाने की इच्छा है हमारे सेक्रेटरी की। हमारे सेक्रेटरी से मिले हैं आप लोग? कहकर कुछ देर अपने आप न जाने क्या बड़बड़ करती रही। फिर बोली, कुलाचार के बिना सिद्धि नहीं होती। सब असंबद्ध प्रलाप। डर लग रहा था। बाहर आने पर सेक्रेटरी के छोटे लड़के ने कहा, कितने ही डॉक्टर वैद्यों को दिखलाया गया है, बाहर भी कई बार भेजा गया है, लेकिन कमला दी को सभी जगह से लौटना पड़ा। कहते हैं बड़ा उत्पात करती हैं। अब इसीलिए यहाँ स्कूल में ही रखा गया है। देखभाल के लिए साथ में कालो की माँ है। यहाँ वो फिर भी शांत रहती है। नहीं तो आदिनाथ ये सब कुछ भी नहीं जानता था। उसने पूछा, आपके बाबा कहाँ हैं? स्कूल के सेक्रेटरी? बाबा एक काम से आज कलकत्ता गए हैं। तरह तरह के कामों से उन्हें प्रायः ही कलकत्ते जाना पड़ता है। आने में देर होगी। आदिनाथ ने फिर पूछा, लेकिन ये स्कूल क्यों बंद हो गया? स्कूल के लिए तो बाबा ने प्रायः सब कुछ ही खर्च कर डाला। जितने दिन तक कमला दी अच्छी थी, स्कूल चलता था। फिर जब कमला दी का ये हाल हो गया तो स्कूल और कौन देखता? आदिनाथ बोला,
लेकिन 2 साल पहले तो कमला दत्त ने मुझे ये चिट्ठी लिखी थी। और आदिनाथ ने सचमुच ही अपनी जेब से पुरानी चिट्ठी निकाली। सेक्रेटरी के लड़के ने कहा, 2 साल पहले भी स्कूल चल रहा था, फिर उनका खुद का शरीर ठीक नहीं रहा, तो स्कूल बंद करने के सिवाय उपाय ही क्या था? कमला दत्त तब तक उसी तरह बड़बड़ाती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हम लोग भी बाहर आकर खड़े हो गए। सेक्रेटरी पुत्र भी आहिस्ते आहिस्ते ताला बंद कर हम लोगों के साथ सड़क पर आ गए। सभा में राममोहन सेन तब भी कहे जा रहे थे, पृथ्वी पर और लोग चाहे जो कुछ करें, चाहे जो कुछ सोचें, यहाँ हम शांति पाने नहीं आए हैं, आराम करने नहीं आए हैं। हमें कल्याण चाहिए। कल्याण चाहने पर दुख कष्ट से डरने से तो काम नहीं चलेगा। कल्याण तो संसार में आता ही दुख का मुकुट पहनकर है। थोड़ी देर बाद भाषण समाप्त हुआ और साथ ही जोर जोर से तालियां बजने लगीं, जैसे रुकना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं कोशिश करके भी ताली नहीं बजा पाया था। मुझे जैसे लग रहा था कि आज एक कमला दत्त हजार हजार कमला दत्तों में बदल गई है। मेरी आंखों के सामने उस समय बंद कमरे में कमला दत्त की पत्थर जैसी मूर्ति घूम गई। लगा जैसे वो उल्लास ध्वनि न होकर आर्तनाद था। कासिम खां के अत्याचार से जैसे चारों ओर हजारों वर्जिन मेरी त्राही त्राही कर उठी। तो दोस्तों, आज विमल मित्र द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या समाप्त हो गया। दोस्तों, ये एक ऐसी युवती की कहानी थी जिसे नहीं पता था कि उसकी वास्तविक इच्छा क्या है। वो दूसरों के इशारों पे नाचती रही। दोस्तों, यदि हो सके तो आपको ये उपन्यास कैसा लगा और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नई कहानी या नए उपन्यास के साथ आप सबके समक्ष बहुत ही शीघ्र उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।